नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अमित सिंह। आप देखें प्राइम न्यूज। हमारी खास पेशकश में आपके लिए बहुत सारी चीजें लेकर आए हैं। अगले आधे घंटे लगातार पाकिस्तान की पड़ताल करने वाले हैं। इस दुनिया में हर चीज की एक्सपायरी है और डिप्लोमेसी की तो कोई एज ही नहीं होती। पाकिस्तान के सितारे गर्दिश में हैं। शहबाज तुर्की, ईरान, अजरबैजान सरीखे मुस्लिम देशों के दौरे पर हैं। वहां विधवा विलाप कर रहे हैं, छाती पीट रहे हैं, किसी दुधमुहे बच्चे की तरह रो रो कर भारत से पीस टॉक की अपील कर रहे हैं। अरे शहबाज मियां, अब वक्त हाथ से निकल गया है। जब जरूरत थी तो आप और आपकी बेशर्म आर्मी लश्कर, हिजबुल और इस्लामिक स्टेट आतंकियों से भारत में धमाके कराने में मशरूफ थी। चीन की शह पर, भारत की छाती पर आप मूंग दल रहे थे। अब कैसे दिमाग ठिकाने आ गया? लेकिन क्या किया जाए, हर चीज की एक्सपायरी होती है और पाकिस्तान के साथ बातचीत की तारीख और वक्त अब एक्सपायर हो चुके हैं। अब तो भारत की आर्मी चीफ ने दक्षिणा में पीओके जगत गुरु राम भद्राचार्य को दे ही दिया है। और क्या है ना, हम भारतीय झूठे और मक्कार नहीं हैं पाकिस्तान की तरह। हमारा तो बस एक ही मूल्य वाक्य है, प्राण जाए पर वचन न जाए। यानी पीओके तो वापस आकर ही रहेगा, चाहे जंग से या बातचीत के जरिए। अब दो खास मेहमान हैं, उनका स्वागत करना बहुत जरूरी है। एसएस पठानिया हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर संतोष पांडे, इज अ फॉरेन एक्सपर्ट। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल पठानिया सर मेरा आपसे ही होगा। आपने रिपोर्ट देखी, अब हमारे सेना प्रमुख ने वादा कर दिया है, गुरु दक्षिणा में राम भद्राचार्य जी को पीओके देकर आ गए। पीओके कब मिल रहा है सर? देखिए, अभी भद्राचार्य जी का आशीर्वाद उनको मिल गया है जी, लेकिन पीओके को जहां तक हम बात करते हैं देने का सवाल है, वो हमारी आर्मड फोर्सेस का डिस्क्रिप्शन नहीं है। आर्म फोर्सेस जो है वो पूरी तरह से सक्षम है पीओके को लेने में, लेकिन उसके लिए हमें जो अपनी पॉलिटिकल विल है, राइट सर, और पॉलिटिकल रिजॉल्व है, वो हमें अपने पॉलिटिकल लीडर से मिलेगा। तो जिस दिन हमारे पॉलिटिकल लीडर जो है या हमारे जो देश को चला रहे हैं जी, गवर्नमेंट, जिस दिन उनको ऑर्डर करेगी आर्म फोर्सेस को, तो वो पीओके ले लिया जाएगा। मैं राजनाथ सिंह जी को भी सुन रहा था। मैं जम्मू का रहने वाला हूं, मेरे को पता है कि पीओके की क्या स्टेज है। लेकिन ये हमसे बिछड़ा नहीं था, इसको हमने छोड़ा था। राइट सर। जब कबायलियों को भगाया जा रहा था तो उस समय हमारे जो नेहरू जी थे, उन्होंने सीज़फायर करवा दिया था। अदरवाइज ये सारी चीजें जिसमें हाजीपुर का पास भी शामिल है, इस समय इंडिया का हिस्सा होते, लेकिन वो नहीं हुआ। उसके बाद अभी हम बात करते हैं ऑपरेशन सिंदूर की। राइट सर। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, और जब कोई ऑपरेशन प्रोग्रेस में होता है जी, और उसका कोई रिजल्ट नहीं होता है तो सेलिब्रेशन बेमानी है। राइट सर। पाकिस्तान भी सेलिब्रेट कर रहा है, हम लोग भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, और दूसरी तरफ ऑपरेशन सिंदूर जो है वो जारी है। तो मेरे को तो ये चीज स्ट्रेटजी समझ नहीं आ रही है। और दूसरा, अगर हमारा रिजॉल्व उतना स्ट्रांग था तो हमने पीओके को अभी क्यों नहीं ले लिया, जिस समय पाकिस्तान की जो कमर है राइट वो सर। पूरी तरह से टूट चुकी थी। 4 दिन के युद्ध में उनका जो एयर डिफेंस था वो खत्म हो चुका था। हमने एयर डोमिनेशन हासिल कर लिया था। व्हाट स्टॉप्ड अस? ये सोच का विषय है। राइट सर। अभी देखिए, ये राजनाथ सिंह जी और जो मैं स्वामी जी को सुन रहा था, ये बड़ा अच्छा आइडिया है उनका कि शस्त्र जो है, जब उन्होंने आर्मी चीफ से बात की कि शस्त्र तुम उठाओ, शस्त्रों का यूज मैं करूंगा। राइट सर। तो ये जो शस्त्र है, ये तो पावर होगी हमारी आर्म फोर्सेस की, और जो शस्त्र है वो है हमारी स्ट्रेटेजी। क्योंकि इस समय अगर हम पाकिस्तान की इंटरनल सिचुएशन को देखते हैं, पीओके के जो लोगों का इन्होंने जो जिस तरीके से उनको एक्सप्लॉइट किया है और उन लोगों के साथ बर्बरता की है, उनके जो नेचुरल रिसोर्सेज को रोका है, उनकी डेवलपमेंट को कुछ नहीं किया, और सारा पैसा वो पंजाब में ले जा रहे हैं, वहां से रिवरों को डाइवर्ट किया जा रहा है। पीओके के लोग जो है, ना सिर्फ पीओके बल्कि गिलगित बल्तिस्तान के लोग जो है वो भी इंडिया के साथ मिलना चाहते हैं, और Right, इसके sir. लिए एक एनवायरमेंट क्रिएट करना पड़ेगा।
Right, sir. Patane sir, point taken. जो भी I have to go to Santosh Pandey ji, sir. He's also waiting for a question. Sir, I'll come back to you. Dr. Santosh Pandey, जैसा कि पठाने सर बता रहे हैं कि इट्स अ मोर ऑफ अ पॉलिटिकल विल रादर देन अ मिलिट्री ऑपरेशन, क्योंकि अगर हमारे देश की पॉलिटिकल विल होगी तो हमारी सेना के लिए कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। लेकिन मैं ये समझना चाहता हूँ कि डिप्लोमेटिक किस तरह के इश्यूज़ हैं, और विदेशी मामलों का जानकार होने के नाते मैं चाहूँगा दर्शक आपके ज़रिए समझें, क्या पॉलिटिकल विल के अलावा डिप्लोमेटिक कोई इशू है? अगर हम पीओके पर चढ़ाई करते हैं, उस पर कब्जा करते हैं, तो इंटरनेशनल फ्रेटर्निटी से क्या हमारे पर दबाव आने वाला है अगर हम ऐसा करते हैं तो? जी, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि कूटनीतिक स्तर पर ये कैसी स्थिति है जिसमें हम पीओके को हासिल कर सकते हैं। राइट सर। देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जो जियो पॉलिटिकल सिचुएशन है वर्तमान समय में, चाहे वो दक्षिण एशिया की हो या हम पूरी दुनिया की बात करें, हम एक बदलाव के दौर से गुजर रहे हैं। हमने दुनिया को देखा है कि दुनिया बदल रही है। आप देख सकते हैं कि दो बड़े मोर्चे खुले हुए हैं मध्य पूर्व में, इजराइल और फिलिस्तीन के मध्य के का जो विवाद है। हमास ने जो हमला किया इजराइल में, उसके बाद जो इजराइल की कार्रवाई है वो जारी है। दूसरा रूस और यूक्रेन के दरमियान जो है वो जंग जारी है। ऐसे मौके पे हमने देखा है कि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति काफी कमजोर साबित हुई है, और एक जमाना था जब दुनिया दो बड़े धुओं में थी शीत युद्ध के दौर में, उसमें सोवियत संघ और अमेरिका महाशक्ति हुआ करते थे। तो उस दौर में दबाव बहुत अधिक काम करता था, और ऐसे मौकों पर बड़ा मुश्किल होता था अपने अनुसार निर्णय लेना। लेकिन आज की जो राजनयिक परिस्थिति है वो निश्चित तौर पर भारत के पक्ष में है। आप देखें पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान की स्थिति अंतर्राष्ट्रीय जो राजनीति है, अंतर्राष्ट्रीय राजनय है, वो बेहद कमजोर है। उनकी कोई सुनता नहीं है। आप देखिए, शहबाज शरीफ गए हैं, अजरबैजान गए हैं, तुर्की गए हैं, ठीक है, वो लोग बात कर रहे हैं, वो पहले से भी थे, और वो कोई इतने महत्वपूर्ण देश नहीं है जिसको लेकर हमें बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत है। हम एक और बात महत्वपूर्ण यहाँ आपसे शेयर करेंगे, वो ये है कि उन्होंने ईरान में भी जाकर अपनी बात रखी, लेकिन ईरान ने उनकी किसी बात पर ध्यान नहीं दिया। और अगर पाकिस्तान इस्लाम को बहुत महत्वपूर्ण मानता है अपने राजनय में, तो इंडोनेशिया जो कि सबसे बड़ा मुस्लिम देश है, उसके राष्ट्रपति जो है भारत आए थे, हमारे मुख्य अतिथि थे, और उन्होंने कहा था कि हमारे डीएनए में भारत है। तो आप समझ सकते हैं कि भारत इस समय राजनीतिक तौर पर, राजनयिक तौर पर, आर्थिक तौर पर सैन्य रूप से बेहद मजबूत है। और जहां तक दक्षिण एशिया की बात है, तो आप देख सकते हैं कि जब भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की थी, तो इतनी सटीक, इतनी सक्षम कार्रवाई पाकिस्तान के खिलाफ जो हुई है, उससे भारत का जो महत्व है सामरिक तौर पर वो बढ़ा है दक्षिण एशिया में। तो कहने का तात्पर्य यही है कि निश्चित तौर पर ये अनुकूल समय है, और जैसा कि हमारे पठानिया साहब कह रहे थे कि राजनीतिक इच्छा शक्ति अपना परिचय दे, तो अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति वास्तव में इस दिशा में आगे बढ़ना चाहती है, तो हमें किसी तरह का किंचित मात्र संदेह नहीं होना चाहिए कि हमारी सेनाएं पूरी तरह से सक्षम है, जो 4 दिन में पाकिस्तान का काम तमाम कर सकती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि पीओके को वापस लाना कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है, कोई बहुत बड़ा। तो बड़ा सवाल ये भी है कि क्या पीस टॉक का वक्त बचा है? संतोष पांडे मेरे साथ हैं, इज अ फॉरेन एक्सपर्ट। सर, अमेरिका, जापान, चीन, रशिया, तमाम मुल्कों के साथ मिलकर पाकिस्तान अब एक टेबल पर भारत को लाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन डिफेंस मिनिस्टर हैज ऑलरेडी सेड कि अब वक्त खत्म हो गया पीस टॉक का, बात होगी तो पीओके पर होगी या तो आतंकवाद पर होगी। आपको लगता है कि इंटरनेशनल फ्रेटर्निटी मिलकर भारत और पाकिस्तान को एक टेबल पर ला सकती है? अब गुंजाइश बची है क्या? जहां तक शांति की बात है, तो पाकिस्तान कभी भी शांति के पक्ष में नहीं रहा है। शांति को वो एक ढाल की तरह उपयोग कर रहे हैं। वो जानते हैं कि उनकी जो जेब है उसमें महज 15-16 बिलियन डॉलर का फॉरेक्स रिजर्व है, विदेशी मुद्रा भंडार है। आर्थिक तौर पर वो बुरी तरह से कमजोर स्थिति में है। इसके अलावा भारत ने उनकी गर्दन पकड़ ली है, खासतौर पर सिंध जलसंधि का जो समझौता था उसको जो स्थगित किया है ये। और तीसरा जो पक्ष है, जो भारत में सैन्य कार्रवाई है, जिस सटीकता से भारत ने सैन्य कार्रवाई की है, तो आप देख सकते हैं कि इसका दबाव पाकिस्तान पर बहुत ज्यादा है। यही कारण है कि वहां के जो नेता हैं वो दुनिया के तमाम जो ममालिक हैं, देश हैं, उनकी यात्राएं कर रहे हैं, अपने पक्ष में समर्थन जुटाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि कोई ऐसी स्थिति बनेगी जिसमें भारत को कोई बाध्य कर सकता है। देखिए, भारत संपन्न देश है, सक्षम है। ये भारत की इच्छा पर निर्भर करेगा
कि भारत के हित में क्या है तो वही उसको करना चाहिए। जहां तक शांति की बात है, भारत से ज्यादा शांति का पुजारी कौन हो सकता है, शांति का समर्थक कौन हो सकता है। आप देखते हैं हमारे संविधान के अनुच्छेद 51 में लिखा है शांति की दिशा में हमारा देश प्रयासरत रहेगा। और हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। आप देखिए कि हमें कई सारे मौकों पर हमें सहायता पहुंचाई है, अनेक देशों की मदद की है। तो मानवता के साथ तो भारत हमेशा खड़ा है, शांति के साथ हमेशा खड़ा है। लेकिन शांति, पाकिस्तान की जो शांति है वो एक ढोंग है। पाकिस्तान जो है उसको सबसे पहले टेररिज्म खत्म करना चाहिए, पूरी तरह से अपनी प्रतिबद्धता दिखानी चाहिए। साथ ही भारत सरकार का जो अभिमत है कि हम पीओके पर ही बात करेंगे, बिल्कुल सही बात और पूरा वैध कारण है। देखिए 1994 में जब कांग्रेस की सरकार थी और पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री जी थे और जी। अटल बिहारी वाजपेयी जी अपोजिशन लीडर थे, राइट उस सर। दौर में जबकि आतंकवाद चरम पर था, भारतीय संसद ने 22 फरवरी 1994 को सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पास किया था जिसमें कहा गया था कि जम्मू कश्मीर, जिसमें कि वो भाग भी शामिल हैं जो चीन के अनाधिकृत तौर पे कब्जे में है, पाकिस्तान के अनाधिकृत तौर पर कब्जे में है, ये सारे इलाके मिलाकर भारत का अभिन्न अंग हैं। देखिए संसद जो है वो भारत का सूक्ष्म स्वरूप है। संसद की इच्छा यानी कि भारत की इच्छा है। ठीक है। और भारत एक लोकतंत्र होने के नाते पॉइंट टेकन संतोष जी। जी अपने जन जी जी, पॉइंट टेकन, फेयर इनफ। पठानिया सर, एक बात मैं समझना चाह रहा था, 47 से लेके अब तक अगर आप वक्त का और तारीख की काउंट करें, 4 बार पाकिस्तान हमारे साथ जंग में मुफ्तला हुआ और चारों बार उसे हार महसूस हुई है और हारा है वो। मैं ये समझना चाह रहा हूँ, ये पीस टॉक, ये शांति वार्ताएं, ये अलग अलग देशों की मध्यस्थता, इनसे पाकिस्तान सुधरने वाला तो है नहीं। आपको क्या लगता है? अभी हम बात करते हैं डिप्लोमेसी की, हम बात करते हैं जियो पॉलिटिक्स की, हम बात करते हैं यूनाइटेड नेशन की मीडिएशन की। ये सब बकवास बातें हैं, ये जुमलाबाजी है, ठीक है। इसका कोई कहीं फर्क नहीं पड़ता और इसका मैं आपको उदाहरण देता हूँ जी। इजराइल ने जब हमास के खिलाफ अभियान छेड़ा जो अभी भी चल रहा है, ये सारे कहाँ चलेंगे, ये सारी सेमेंटिक्स और ये जो डेफिनेशन हम लोग यूज करते हैं। राइट सर। लुक एट द रशिया एंड यूक्रेन वॉर। राइट। अमेरिका ने सैंक्शन लगाई, ह्यूमन राइट वायलेशन में कुछ नहीं। जो स्ट्रॉन्ग नेशन होते हैं दे डोंट बॉदर अबाउट ऑल दीस सिली थिंग्स। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली अग्रीड। नाउ पॉइंट इज दैट यू मस्ट अंडरस्टैंड कि अगर हम बात पीस की करना भी चाहते हैं तो हम किसके साथ बात करेंगे पाकिस्तान में? ये जो इनकी इलेक्टेड गवर्नमेंट है लेड बाई शहजाद शरीफ, और वो तो ओपनली कहता है कि मैं तो अपने सिपर सलार के जूते सीटे बांधने के लायक नहीं हूँ। ही इज ए पपेट ऑफ डिफेक्टो डिक्टेटर और फील्ड मार्शल है ये मनी, जो एक मदरसे का प्रोडक्ट है, जो एक जिहादी है और जिसने कुरान को पूरा याद किया हुआ है, उसको तो हाफिज के टाइटल से भी जाना जाता है। एंड कैन यू एवर इमेजिन कि पाकिस्तान आर्मी जो कंट्रोल में है वो इंडिया से अपने रिश्ते सुधारेगी या दोस्ती करेंगे? नेवर। क्योंकि जिस दिन वो चीज शुरू होती है पाकिस्तान आर्मी की जो रेजिमेंट है वो खत्म हो जाएगी। और ये वो लोग हैं जो ड्रग में भी लगे हुए हैं, ये सुई से लेके खेती तक और पूरा दुनिया भर के धंधे वहां पे कर रहे हैं। इनके जो जर्नल्स हैं दे आर सो करप्ट, इन्होंने फॉरेन कंट्री में अपनी प्रॉपर्टी बनाई हुई है। दे आर द रूलिंग एलीट। वो क्यों इंडिया से बात करना चाहेंगे? राइट सर। और ये एक नाटक है कि शहजाद सिंह को बोला कि जाओ तुम दुनिया में जाओ, वहां पे लोगों से बात करो, पीस तक। दिस इज ऑल यू नो डिप्लोमेसी व्हिच विल यील्ड नो रिजल्ट। पुरानी कहावत है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। बिल्कुल सर। अभी अगर हमने शुरुआत कर दी है, और एक सैड पॉइंट ये है कि अगर हम बात करते हैं दुनिया भर के जो 193 नेशंस हैं, अगर आप उनसे टेररिज्म की बात करेंगे दे विल से वी आर अगेंस्ट इट। लेकिन जब इंडिया ने टेररिज्म के खिलाफ लड़ाई शुरू की, कितने देश हमारे साथ आए? ये सोच का विषय है। बिल्कुल सर, पॉइंट टेकन सर। पटेल सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप आए और इतनी सारी इंसाइट हमें दी। डॉक्टर संतोष, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त की थोड़ी सी कमी है, हालांकि ये बात बहुत लंबी होनी चाहिए था। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला प्राइम न्यूज़ पर लगातार जारी।